हेलो फ्यूचर लेक्चरर्स, वेलकम टू द निम्बस करियर टीचिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में DSSB PGT मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम उसके कुछ PYQs देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें अपनी तैयारी को किस तरह से कंटिन्यू करना है, कितनी डेप्थ में कौन सा टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। A, B, C are subsets of the universal set S, and if A union B equals A union C and A dash union B equals A dash union C, then अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। इसका वैसे तो डायरेक्ट आंसर भी है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर ए ऑप्शन है। बट अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे हम एग्जाम में। देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी इक्वल है ना। इसको लिख लो। उसके बाद सेकेंडली आपको क्या गिवन है, इक्वेशन की ए डैश यूनियन बी जो है वो इक्वल है ए डैश यूनियन सी के। इन दोनों की ना इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रख लो, इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ कर दो। राइट हैंड साइड को एज इट इज रख दो, इसकी इंटरसेक्शन इस वाले के साथ कर दो। अब देखो ये कोई प्रॉपर्टी बन रही है, चेक करो। ये कोई प्रॉपर्टी बन रही है। यहां पे बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, है ना। और यहां पे क्या बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पे यूनियन है ना, यहां पे यूनियन है। ठीक है, यहां पे यूनियन कर लो, यूनियन सी। यहां तक कोई डाउट? चेक कर लो एक बार ये वाली चीज कि ये चीज समझ आई है कैसे हुआ है। हमने बस सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई की है। नाउ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी। इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा। एक चीज है, एक चीज नहीं है, उन दोनों में आपस में क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं। फाई फाई यूनियन बी इक्वल्स फाई यूनियन सी। फाई यूनियन बी की क्या वैल्यू आएगी? बी। और फाई यूनियन सी की वैल्यू क्या आएगी? सी। सो बी इक्वल सी आ गया यहां से। सो कौन सी ऑप्शन होगी? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को, हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सब करने में। सो बेटर है आप ये रिजल्ट याद रखो कि अगर ए बी सी जो है वो सबसेट्स है किसी भी यूनिवर्सल सेट एस के। ठीक है, एंड इफ और अगर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है और इसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ और कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सी के साथ भी इक्वल है, तो बी और सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बी और सी जो होंगे हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से सही कौन सा है? ठीक है, जो अगर आपको ट्रू निकालना है, इनकरेक्ट निकालना है, जो भी निकालना है उस पर फोकस करना है सबसे पहले तो, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नाउ ए ऑप्शन देखो, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स फाई। ए और फाई में क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं कॉमन होगा ना। सो फाई ये तो सही है। ठीक है, सो ए ऑप्शन ही हमारे पास सही आ गई। बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए यूनियन फाई। ए और कुछ भी नहीं में से क्या, उसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ए आएगा हमारे पास, है ना। ये क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से है। इस तरह के सेट थ्योरी से कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन देखो, ए यूनियन ए इक्वल्स फाई। ए और ए को मिला के ए बनेगा, फाई थोड़ी बनेगा। तो ये गलत हो गया। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स फाई, ए और ए में क्या कॉमन होगा? ए ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? फाई। तो ये ऑप्शन भी गलत होगी, ये भी गलत होगी और सी ऑप्शन भी गलत होगी। तो सही ऑप्शन कौन सी है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स फाई।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करो। रिलेशन से क्वेश्चन है, दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट n बाय if and only if a is divisible by b। ये रिलेशन दिया गया कि a is divisible by b, then ये किस तरह का रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए जो a है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय a, मतलब b को हम a से ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो क्या a इज डिविजिबल बाय a होता है? एग्जैक्टली होता है, दैट a इज डिविजिबल बाय a। ये बात तो बिल्कुल सही है, हर नंबर खुद से डिविजिबल तो होगा ही। सो ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? अगर मान लो a सिमेट्रिक b के है तो b भी a के सिमेट्रिक होना चाहिए। अब a b के कैसे सिमेट्रिक हो सकता है? a और b में क्या रिलेशन है? that a is divisible by b। can we say that b is divisible by a? नहीं, हम उल्टा डिविजिबिलिटी में उल्टा पॉसिबल ही नहीं है, सो सिमेट्रिक तो ये नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, a is divisible by b, b is divisible by c। क्या c, a और c आपस में a is divisible by c होगा? यस होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी जो है वो ट्रू हो जाती है। और फेल कौन हो रहा है? सिर्फ एक ही चीज फेल हो रही है यहाँ पे, दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाली ऑप्शन, इसमें सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक है, तो ये क्रॉस हो जाएंगी। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन अगर ये तीनों सेटिस्फाई करेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बट यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेट से ही क्वेश्चन है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी, आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना वो है आपके 11th 12th बेस क्वेश्चन। अभी हम मास्टर लेवल नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम 11th 12th वाला ही डिस्कस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी होल्ड्स फॉर ऑल सेट बी ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस, देन अगर ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं that B is subset of A? जो B है वो A का अगर सबसेट होगा तो B की इंटरसेक्शन B के साथ B आएगी, राइट। तो हमें बताना है कि A ऐसा कौन सा सेट होगा कि जिसकी उसके साथ इंटरसेक्शन अगर मैं B के साथ करूं तो B आए। एक ऐसा सेट जिसमें हर तरह का B कंटेन है, वो तो एक ही सेट है ना, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं A को S मान लूं, ठीक है, अगर मैं A को S मान लूं तो S इंटरसेक्शन B भी तो B ही होता है, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी हमारे पास? दैट A इक्वल्स S। अब बाकी ऑप्शंस को भी पुट कर कर देखो, वो सेटिस्फाई करेंगी ही नहीं। मेरे को एक सबसे बड़ा ऐसा सेट मानना था, ठीक है, जो इसके लिए ट्रू हो। Now moving to the next question. Let A be a set of the elements of n elements. Okay, A में कितने elements हैं? n elements हैं, and B में कितने elements हैं? m elements हैं। Total number of mappings. Mappings का क्वेश्चन है, A से B कितनी होंगी। अब mappings कैसे पता चलती हैं हमें? जैसे कि अब A में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? n एलिमेंट्स है, A1 A2 AN, हम मान लेते हैं ये n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और B में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, B में हमारे पास
m एलिमेंट्स है। नाउ मैपिंग बतानी है a से b तक की कि कितने मैप्स पॉसिबल हैं। अब देखो A1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, ध्यान से देखो A1 के पास m चॉइसेस है, A2 के पास m चॉइसेस है, AN के पास m चॉइसेस है, सबके पास m चॉइसेस हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं n, तो क्या इसका आंसर m पावर n नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितनी मैपिंग्स होंगी, m पावर n, चॉइसेस m है, कितने टाइम चूज कर सकते हैं। अब पहले A1 ने अपने चूज कर लिए, फिर A2 मैप कर लेगा, फिर AN मैप कर लेगा। ऐसा तो नहीं कहा गया कि अगर एक ने किसी पे मैप कर दिया तो दूसरा उस पे नहीं जाएगा, है ना। तो टोटल कितनी मैपिंग्स है हमारे पास, m पावर n मैपिंग्स है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ moving to the next question, s is equal to 1 2 3 4 and f is this and g is this, ठीक है, परमुटेशंस का क्वेश्चन है ये। देन एफ जी इज, तो एफ जी क्या होगा। अब जब भी आपको इस तरह से एफ जी निकालना है, सबसे पहले तो परमुटेशंस हमारी 1 2 3 4 से जा रही है, ठीक है, ऐसे चेक करना है आपने फंक्शन के केस में, इस तरह से चेक करना है। पहले जी ले लो, जी में 1 2 पे जा रहा है, उसके बाद एफ ले लो, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, और बचा हुआ लास्ट एलिमेंट, तो हमेशा जो लेफ्ट आउट एलिमेंट होता है वो लास्ट एलिमेंट होता है। चाहे चेक कर लो, तो एफ जी का आंसर क्या आया, 3 4 2 1। है कोई ऑप्शन जिसमें 3 4 2 1 है, चेक करो। ऑप्शन ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 3 4 2 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो इतनी देर। लेट एफ maps from Z to Q defined by this, then F is, F जो है उसकी मैपिंग हो रही है Z से Q तक की, f of x 2 पावर x है, और यहाँ पे x की वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं हमारे पास, Z से आ रही है, इंटीजर सेट से आ रही है। इंजेक्टिव चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि fx1 इक्वल्स fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स x2 होना चाहिए। इंजेक्टिव इज ऑन 1, सर्जेक्टिव इज ऑन 2, ये पता होना चाहिए। ये जो बेसिक पॉइंट्स है ना, इसे आप लिख भी लो। इंजेक्टिव इज 1 1, सर्जेक्टिव होना क्या होता है, ऑन टू, और अगर कोई चीज दोनों ही है तो वो क्या होता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है। इसे मैजिक बॉक्स में लिख लो। अब चेक करो, अगर f of x1 इक्वल्स f of x2 है तो f of x की वैल्यू 2 पावर x है, तो 2 पावर x1 इक्वल्स 2 पावर x2, एंड वी नो x1 किसके इक्वल होते हैं इस केस में, x2 के इक्वल होता है। तो इंजेक्टिव तो ये हो गया क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, 1 1 ये हो गया, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है सर्जेक्टिव है कि नहीं। तो सर्जेक्टिव के लिए हम अपनी बेसिक डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। सर्जेक्टिव ऑन टू कब होता है कोई चीज, अगर कोडोमेन रेंज की इक्वल हो। अब इसका रेंज सेट निकाल लो, क्या आएगा, जो इसका रेंज सेट आएगा ना, x अब इंटीजर से वैल्यू ले रहा है तो पावर नेगेटिव भी होगी,
0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, इस तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। बट क्या ये सारे रैशनल कंटेन करता है? नहीं, ये तो 2 पावर वाले रैशनल कंटेन करता है ना, सभी रैशनल्स तो नहीं आ रहे इसमें, जबकि हमारी कोडोमेन क्या है? रैशनल्स। दिस इज नॉट इक्वल टू क्यू। सो दिक्कत कहाँ पे है? सर्जेक्टिव के केस में, कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव तो है बट ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो कौन सी ऑप्शन राइट होगी? ऑप्शन नंबर बी, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, चेक कर लो एक बार, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर बताना है परमुटेशन का। ठीक है, सबसे पहले इसे किस फॉर्म में लिख लो? जैसे 1 4 पे गया, 4 5 पे जा रहा है, 5 1 पे आ रहा है दोबारा से, सो क्लोज। नेक्स्ट 2 किस पे गया? 6 पे गया, और 6 2 पे गया, तो ये यहाँ पे ही क्लोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 3 3 पे जा रहा है, तो 3 एज इट इज लिख लेना। ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जो ऑर्डर निकालना है जब भी आपको, उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ ये साइकिल की लेंथ, ये साइकिल की लेंथ, ये साइकिल की लेंथ। अब इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 3, इसकी 2, इसकी 1, सो एलसीएम क्या है 3 to 1 का? 6। सो ऑप्शन नंबर कौन सी राइट होगी? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 6 एलसीएम आ गया। ऑर्डर के लिए एलसीएम निकालना है लेंथ ऑफ साइकिल्स का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an integrating factor to the equation this? इनमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा नहीं है जो हमारे पास क्या नहीं सेटिस्फाई करेगा? देखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल 0 है, एग्जैक्टनेस नहीं सेटिस्फाई करेगा। कर्ल एम बाय कर्ल वाई इक्वल्स कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। अगर किसी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कहते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है और वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सके। ठीक है, तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ए ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/xy को बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे y बन गया। 1/xy है, यहाँ पे 1/x रह गया, ये बना। इसके बाद यहाँ पे देखो इक्वेशन किस तरह की होती है? mdx प्लस ndy इक्वल्स 0, इस तरह की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है? -1/x, तो कर्ल m बाई कर्ल y क्या आ गया? 0 आ गया। कर्ल n बाई कर्ल x क्या आ गया? n की वैल्यू वो भी 0 आ गया। ये तो आपस में इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये एग्जैक्ट होगा। बट हमें क्या पूछा क्वेश्चन में? नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस नॉट एग्जैक्ट आना चाहिए हमारे पास, ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए। वो किस केस में आ रहा है? आगे बी पार्ट भी चेक करो, सी और डी भी चेक करो। ये आपका जो आंसर आएगा ना ये सी पार्ट में आएगा। कैसे करके देख लो। dy माइनस वाई अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, एक केस में -1 आएगा, एक केस में +1 आएगा। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है कि एक केस में -1 आएगा, एक में +1 आएगा। दैट्स व्हाई ये एग्जैक्ट नहीं होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 4 is the root of the equation this, then another root is, ये इक्वेशन है
एक रूट दिया हुआ है, अगला दूसरे वाला रूट निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, या तो सम ऑफ रूट्स लगेगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगेगा। अब जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है। 4 इज द रूट ऑफ एन इक्वेशन, तो इसके दो रूट्स ले लेते हैं, एक मैं 4 ले लेती हूँ, एक अल्फा ले लेती हूँ। लेट कर लिया, 4 तो चलो मेरे पास गिवन ही है, 4 अल्फा जो है मेरे पास रूट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू सी, a इंटू सी इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरह से दिखते हैं। -12 इक्वल्स 4 अल्फा, अल्फा की वैल्यू -3 आ गई, मतलब मेरे को सम निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ प्रोडक्ट से ही मेरे पास आंसर आ गया। तो अल्फा की वैल्यू -3 कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। जस्ट बेसिक डेफिनेशन लगेगी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। 3 पावर x प्लस 3 पावर y इक्वल्स 4, तो वैल्यू निकालनी है 3 पावर -x की प्लस 3 पावर -y की। अब आप सभी ने पता किस तरह से क्वेश्चन शुरू किया होगा, इसको 1 पॉइंट लेके फिर एलसीएम करके, है ना, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, ध्यान से देखो। अगर मैं एक चीज को, किसी को भी 0 ले लूँ, पावर को x या y में से किसी को भी 0 ले लूँ और दूसरी वाले को 1 ले लूँ, तो मेरे पास 4 आएगा, ऑब्वियसली आएगा ना। तो अगर मैं x को 0 ले लूँ और y को मैं 1 ले लूँ, तो मेरे पास 4 आ रहा है। अब वही वैल्यूज मैं इसमें पुट कर देती हूँ, क्योंकि इट इज ट्रू फॉर ऑल x y ना। तो 3 पावर -x -0 प्लस 3 पावर -1 क्या बनेगा, ये 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3। चाहे आप y को 0 लेके कर लो और x को 1 लेके कर लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो आंसर 4/3 आ गया। सो ये पता चला पेपर में टाइम कैसे बचाना है। सॉल्व ये सभी स्टूडेंट्स करके आएंगे, इजी क्वेश्चन है, बट हमें टाइम कैसे सेव करना है एग्जाम में, वो देखो कि हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे इस तरह का एक्स वाई, जिससे हमारा टाइम सेव हो, हम एलसीएम वाले चक्कर में जाए ही ना, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर 3 सेट्स, सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, देन द सेट दिस इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी माइनस सी। वैसे तो एक वेन डायग्राम बनी भी हुई है, एक हम खुद से भी बना लेते हैं। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, सिर्फ वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। कोई आपको इसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि कोई प्रॉपर्टीज लगानी है, क्या करना है। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, वो वेन डायग्राम से ही करने हैं सॉल्व, उससे इजीली सॉल्व होगा। ए बी सी, ठीक है, करते हैं ए बी सी। अब पहले ये बताओ कि b माइनस सी वाला पोर्शन कौन सा, कैसा दिखेगा। जो b माइनस सी वाला पोर्शन है वो किस तरह का दिखेगा, इसमें b के वो सभी एलिमेंट्स, सिर्फ c का पार्ट माइनस करना है, b को लेना है। इसको इजीली समझने का तरीका ये है कि ये जो पहले लिखा है इसको लेना है, दूसरे वाले का कोई पार्ट नहीं लेना। तो b माइनस सी ये रहा, b पूरा। इस केस में हम ये देखें, लेट करेंगे कि a तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, b पूरा और c को माइनस कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, a में से
ये पार्ट को माइनस करना है। ए में क्या करना है, ये सारे पार्ट को माइनस करना है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये सारा पार्ट ए में कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इस रीजन में तो आ रहा है, बाकी तो कहीं नहीं आ रहा। तो बाकी वाले को शेड कर दे, बाकी वाले को शेड कर देते हैं। तो ये जो येलो पार्ट है ना आपके पास, ये वाला सारा, ये आंसर है आपका। अब ये देखो, ये येलो पार्ट कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये वाला भी तो पार्ट इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ये देखो ये वाला पार्ट भी तो है। ये कैसे है, हमें ए पूरा लेना है, उसमें से सिर्फ बी माइनस सी वाला हटाना है। बी माइनस सी वाला तो सिर्फ यही पोर्शन था ना हमारे पास, ये तो हटा दिया हमने, तो ये पार्ट भी तो ऐड हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो हमें हमारा जो आंसर है वो ये सारा है। एक ये पार्ट, इसको इसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी, इसको हम कहेंगे ए माइनस बी यूनियन, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये चेक करो, इस पार्ट का क्या नाम होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आंसर है। आप देखो कौन सी ऑप्शन है ये, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चाहे यहाँ से एक बार चेक करना है, यहाँ से चेक कर लो, बी माइनस सी वाला पार्ट लिया, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये वाली, बी माइनस सी वाला पार्ट ये रहा, उसके बाद ए में से ये पार्ट को माइनस करना था, तो ए लिया, उसमें से ये पार्ट माइनस किया, क्योंकि यही पार्ट कॉमन है ना दोनों में, इसको माइनस किया तो बचा कौन सा, ये सारा। और ये सारा क्या है, ये ए माइनस बी है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सॉरी ये तो आपस में ऐड होगा ना, यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if b equals c equals 0 in the equation ax square plus bx plus c equals 0 then the value of roots are, तो रूट्स की क्या वैल्यू होंगी। इसमें भी इक्वेशन दी है, रूट्स के बारे में पूछा है, सम और प्रोडक्ट लगा के देख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब सम ऑफ रूट्स देखो, b की वैल्यू तो 0 है ना, 0 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू सी, a इंटू सी, सी की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 आ गया। तो दो चीजें जिनका सम भी 0 है, रूट्स को आप अल्फा 1 और अल्फा 2 लेट कर लो, और प्रोडक्ट भी 0 है। सो इस केस में चाहे तो आप वैल्यूज पुट करके देख लो, नहीं तो डायरेक्टली दिख भी रहा है, सिर्फ 0 ही ऐसी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, 1 1 तो नहीं करेगा, 1 और 0 भी नहीं करेगा, एडिशन नहीं सेटिस्फाई करेगी, 0 1 की एडिशन नहीं सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ एक ही केस है दैट इज 0 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
if this is a cube root of 1, then what is the value of 1 minus omega? ओमेगा के लिए एक मैजिक बॉक्स बना लो पहले तो। ओमेगा के लिए एक मैजिक बॉक्स है हमारे पास। ये चीज अच्छे से नोट कर लेना जो भी इसमें लिखते हैं हम। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 0 या फिर ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1। बस ओमेगा के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये आइडेंटिटीज लगेंगी, उसके बाद आपका क्वेश्चन फिनिश। 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 5। नाउ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकती हूँ और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 माइनस ओमेगा एज इट इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, या फिर और क्या कर सकते हैं, इजीली हो जाए। या तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, बट वही बात बनेगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो वहां से। क्या आएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू? -1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो, दैट इज -1 माइनस ओमेगा, राइट। उसके बाद 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये बना। इसके बाद आगे देखो 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, चाहे वैसे पहले ही होल स्क्वायर कर देते हैं हम, चलो कोई बात नहीं। 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस ओमेगा, -3 ओमेगा बन गया ये। और यहाँ से 4 कॉमन लो तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस ओमेगा, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से -3 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 9 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है यहाँ से मैजिक बॉक्स से 1। सो कैलकुलेशंस करके आंसर क्या आ गया 9। ये हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी वास्ट कर पहले भी सॉल्व किया इसे, बट ये इससे छोटी कैलकुलेशन हो जाएंगी, आप खुद से ट्राई कर लेना, यहीं पे चाहे इसका स्क्वेयरिंग कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the equation this has one and only one solution then the number of integrating factor is, इक्वेशन के पास ना जितने मर्जी सोल्यूशन हो, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना उस पर फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जितने मर्जी ले सकते हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर इनफाइनाइट, ये याद रख लो अच्छे से। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर इसका सोल्यूशन ही एक है तो सोल्यूशन से फर्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो जितने भी मर्जी हम ले सकते हैं, तो इसका आंसर ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, ठीक है। समझ आया?
नाउ। सो ओके, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। होप सो आपको PYQs अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अभी हमने बेस बनाना है, तो अभी +1 +2 वाले PYQ से स्टार्ट किए हैं। जैसे जैसे अगली वीडियोस आएंगी, जो लेवल है क्वेश्चंस का वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। ठीक है, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर्स ऐप को, या फिर हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।